आपके मन में कभी ख्याल आता है कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बना कैसे? आप कहेंगे शायद जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया था 1979 से, मिस्टर डेंग जियाओपिंग, लिबरलाइजेशन कर दिया था। लेकिन क्या किसी देश की आंतरिक नीतियां किसी देश को इतनी बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती हैं कि उसको वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाने लगे? या कुछ अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं? देखिए, हमेशा एक रूल है, अगर किसी भी इकोनॉमी को या फिर किसी इवन कंपनी को भी, एज एन इंडिविजुअल आपको भी अगर पावरफुल बनना है तो आपको बदलाव को पहचानना होगा। और उस बदलाव की वेव पर जो राइड करता है, जाहिर सी बात है वो लीड करता है। तो चाइना ने उस बदलाव को पहचान लिया था और उसके हिसाब से क्विक प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया और अपनी इकोसिस्टम किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमी के एक और इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, उसको एडेप्टेबल बना लिया। एंड दैट्स हाउ चाइना बिकेम वर्ल्ड्स फैक्ट्री। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना में हम डिक्लाइन देख रहे हैं? ये हमारे लिए सीखने वाली बात है, राइट? तो यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा और बीच में मैं हाईलाइट करता रहूंगा कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, जिसको आप दिमाग में रखेंगे जब भी यहां से मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको उनको यूज करना है। नाउ जस्ट चेक द हेडलाइंस। द एक्सोडस ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। एक्सोडस मतलब भारी मात्रा में चाइना से कंपनीज निकल रही हैं। कहां जा रही हैं उसको हम बात करेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि दूसरे देश कौन अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे एक्चुअली ट्वीक कर रहे हैं कि चाइना से वहां पर अट्रैक्ट होना इन्वेस्टमेंट। वियतनाम लाइकली टू रिप्लेस चाइना एज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब वियतनाम क्यों? देखने में आपको लगता होगा वियतनाम को तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना स्ट्रांग नहीं देखते। वियतनाम का साइज अगर कंपेयर करें वो भी बहुत छोटा रखता है। रिप्लेस वर्ड, क्या रिप्लेस वर्ड जस्टिफाइड है? एनालाइज करना होगा हमें। नाउ राइज ऑफ चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग पावर, हिज डेंग जियाओपिंग, इन्होंने कहा था बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ। समय का इंतजार करो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। वो चाइना ने बढ़ाया। नाउ व्हाट मेड चाइना वेयर चाइना इज? तो आप याद रख सकते हैं L3MSD। अब ये L3 है क्या? सबसे पहले देखिए, लॉ, लेबर एंड लॉजिस्टिक्स। तीन चीजें चाहिए होती हैं व्यापार के लिए। क्या? कानून ऐसा हो जिससे कि चाइना मतलब आसान मैन्युफैक्चरिंग। भाई सीधे से आपको एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में। जैसे आपने सुना ना, ठंडा मतलब कोका कोला, तो दिमाग में आना चाहिए। तो इसी तरीके से चाइना मतलब आसान मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? रेगुलेशन बहुत आसान है, आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्री को अगर आपको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। लेबर आसानी से अवेलेबल और चीप अवेलेबल है। और लॉजिस्टिक्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर ली, लेकिन आपको जरिया चाहिए ना कि उसको पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। और आसान मतलब आसानी से कम दाम पर उसको दुनिया के अलग अलग कोने में जहां पर आप बेचना चाहते हैं वहां पर बेच भी पाए। तो चाइना ने इसी वजह से देखिएगा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स बनाए, कहां बनाए? कोस्टल एरियाज में बनाए। देख लीजिए शेंजन, शंघाई, बीज, आप कहां देखते हैं? ग्वांजाओ आप देखते हैं कोस्टल वाले एरिया पर। नाउ मार्केट, सब्सिडीज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तीन ये अदर हैं। तो यानी कि मार्केट क्यों? क्योंकि चाइना ने कहा कि देखो हम केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हमारी जनसंख्या देखो, कितने सारा कंपोनेंट तो हम कंज्यूम भी कर लेंगे। एक आपको एग्जांपल देता हूं। जनरल मोटर्स कंपनी की एक कार थी, उस कार की हूबहू कॉपी जो है वो चाइना की एक कंपनी ने बना दी। तो कई लोगों ने कहा कि अब जनरल मोटर्स जो है यूएस की कंपनी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में छोड़ेगी नहीं और इस चाइनीज कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगी। वो चाइनीज कंपनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी थी। तो ऐसे में जो जनरल मोटर्स चाइना यानी कि एक सब्सिडारी थी चाइना में, तो वहां से जो उनके हेड थे उन्होंने एडवाइस किया यूएस के ग्लोबल जो हेड थे जनरल मोटर्स की कि आप ऐसा मत करिए, डोंट एक्चुअली टेक चाइना इनटू आईपी राइट्स थिंग। द रीजन इज आपको मिलेगा क्या? आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, आप उनकी एक जो कार का मॉडल है उसको बैन करा देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन आप देखिए चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी हमसे नाराज हो गई तो हमसे मार्केट चली जाएगी। यहां पर कुछ नुकसान हुआ, इससे ज्यादा हम फायदा बना लेंगे। और उस टाइम पर इतना फायदा जनरल मोटर्स नहीं बना रही थी। और उसी के 5 साल बाद प्रूव होता है कि सभी जनरल मोटर सब्सिडारीज में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चाइना वाली सब्सिडारी बन गई थी। तो अगर आपका मार्केट साइज स्ट्रांग होता है तो इस तरीके से कई सारे जो पावरफुल नेशंस उनकी कंपनीज हैं वो अपने रूल्स को थोड़ा सा आपके लिए लूज कर देती हैं। सब्सिडीज चाइनीज
चाइनीज कंपनी को मिलती हैं जिससे वो आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें और एक्सपोर्ट डोमिनेंट इकोनॉमी बना सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, चाइना ने पहचान लिया था कि आने वाला युग डिजिटल का होगा। चाइना ने ठान लिया था कि देखो डिजिटल तो युग हुआ लेकिन हमारे बिना नहीं, यानी कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होंगे घर घर में जो यूज होगा उसके लिए कंपोनेंट तो चाइना से ही आएंगे। तो एक तरीके से चाइना ने इस चेंज को पहचाना, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया टाइमली। यूएन डेटा देखिए क्या बताता है, चाइना's टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज ओनली 62% ऑफ द यूएस लेवल। 2007 का डेटा बताता है, यानी कि यूएस का जितना टोटल प्रोडक्शन था उसका केवल 62% चाइना प्रोड्यूस करता था। लेकिन 2011 में देखिए यूएस के प्रोडक्शन से 120% ज्यादा एक्चुअली चाइना का प्रोडक्शन हो गया। ये मैजिक चाइना कर पाया, कारण ये वो कारण थे, ध्यान रखिएगा। L3 यानी कि लॉ, लेबर, लॉजिस्टिक्स, MSD मींस मार्केट, सब्सिडीज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसलिए आपको ये फोकस करूं इस वाले नेमोनिक पे। द रीजन इज, ऐसा नहीं कि केवल चाइना के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना, आपको ये भी ध्यान रखना ना कि भाई हमारे यहां पर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में और आगे जाना है तो वी नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दीज थिंग्स, राइट। और आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए इस विषय में भारत सरकार ने क्या किया है, मींस कौन से लॉस, कौन सी सब्सिडीज, ऐसे दिमाग आना चाहिए। अच्छा PLI चर्चा में थी, ओहो ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग इन दिस रिगार्ड, राइट। नाउ देखिए वो जो वेव थी उसको पहचान लिया और उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम मेजर फोकस करेंगे, राइट। एंड दिस इज हाउ दे डिड, क्विक प्लानिंग, क्विक एडेप्टेशन। और देखिए शेंजन को उन्होंने बेस बना दिया। शेंजन क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए इजी था, साउथ चाइना सी के रास्ते आप यूरोप में आसानी से व्यापार कर सकते थे, एंड दैट्स हाउ चाइना डिड इट। नाउ अब क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से चाइना अब नुकसान में चल रहा है, मींस व्हाई एक्चुअली दीज इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग। नंबर 1, एक तो आपकी वेजेस बढ़ गई हैं, यानी कि अगर आपकी जनसंख्या ऑन एन एवरेज उसकी उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, तो मुझे बताइए वेजेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। वही लोग ऑन एन एवरेज अब आपसे ज्यादा वेजेस लेंगे। दूसरा, चाइना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई बार ये सामना करना पड़ा कि वहां पर एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को साइडलाइन किया जाता है। तो इसकी वजह से जो चाइनीज फैक्ट्रीज हैं उन्होंने अब एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजीज में। तो मुझे बताइए इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो वेजेस एंड एनवायरमेंट, दे आर 2 पॉइंट्स। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, आप देख रहे हैं एक टाइम पर कहा जाता था कि चाइना का प्रोडक्ट है ये, चलेगा तो शाम तक नहीं तो चांद तक। सुना है आपने? मतलब क्या होता था कि चाइना के प्रोडक्ट पर आप विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या आप ऐसा कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट है नहीं, ज्यादा चलेगा नहीं? द रीजन इज क्योंकि चाइना ने अपनी इमेज को बदल दिया है। कैसे? क्योंकि चाइना स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने लग गया, R&D भी वहां पर होने लगी। पहले आरोप लगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, टेक्नोलॉजीज को लेता है, कॉपी कर लेता है, लेकिन चाइना वहां पर रुका नहीं। दुनिया कहती रही, चाइना करता रहा, और इस वजह से चाइना इस स्टेज पर पहुंचा। लेकिन स्पेशलाइज्ड अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने या R&D में इन्वॉल्व होना है तो जाहिर सी बात है यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन लेबर। और रही सही कसर जो चाइना के खिलाफ चल रही थी, अब उस पर ट्रंप का वॉर होता है। ट्रंप का वॉर मतलब कि ट्रेड वॉर, और ट्रंप की मार पड़ी है, सही में पड़ी। अब जरा डेटा देखिए आप, ये है यूनाइटेड स्टेट्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सब्जेक्ट टू यूएस टैरिफ, यानी कि जो यूएस में इंपोर्ट होता था सामान चाइना से, तो कितने वैल्यू के सामान पर एक्चुअली ट्रेड वॉर के दौरान इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, यानी कि आयात कर बढ़ाया गया। तो मुझे बताइए अगर इंपोर्ट टैक्स ट्रंप ने बढ़ा दिया था तो वही प्रोडक्ट अगर चाइना से आ रहा था पहले सस्ते में, अब महंगा होगा कि नहीं होगा? महंगा होगा। तो मुझे बताइए अब यूएस में जो कंज्यूमर्स हैं क्या वो उतना ज्यादा चाइना का प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो टोटल वैल्यू देखिए, करीब $267 बिलियन का अराउंड इतने वैल्यू के प्रोडक्ट्स थे जिन पर कि टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया था। तो इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया तो यानी कि अब चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होने वाला था। तो चाइना भी पीछे नहीं बैठा, चाइना ने भी इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया, लेकिन वो एस्टिमेटेड वैल्यू थी $53 बिलियन, यानी कि यूएस से ऑलरेडी चाइना में जो आयात होता है वो वैसे ही कम है, तो उसमें $53 बिलियन, तो यानी कि ज्यादा नुकसान किसको हो रहा था? चाइना को हो रहा था। और इसी वजह से देखिए कभी भी वॉर किया जाता है तो कैलकुलेशन की जाती है। ट्रंप परसीव कर रहे थे कि ज्यादा नुकसान तो चाइना को ही होगा, वो हुआ भी। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ? अब डेटा देखिए क्या कहता है, अदर कंट्रीज फेसिंग अमेरिकन प्रेशर, क्योंकि ट्रेड वॉर में केवल इंपोर्ट थोड़ा ना बढ़ाया गया था। यूएस ने कहा था कि देखो अगर ये ट्रेड वॉर चलता रहा तो अब मान लीजिए यूएस की कंपनी से एप्पल को चाइना से मैन्युफैक्चर करके, जैसे वहां पर फॉक्सफोन जो कंपनी है उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आप हमारे आईफोन बना दीजिएगा, और अदर सब्सिडारीज हैं वो कुछ कंपोनेंट्स बनाती हैं। लेकिन अगर ट्रेड वॉर लग गया तो इसका मतलब क्या है? अब वही कंपनी
यूएस की कंपनी के लिए अगर प्रोडक्ट बनाएगी तो महंगा साबित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चाइना से यूएस में एंटर करोगे तो आपको टैक्स एडिशनल देना पड़ेगा। तो ऐसे में दिमाग वाला काम क्या होगा कि अब वो कंपनीज कहेंगी चलो ऐसा करते हैं हम किसी और देश में अपनी फैक्ट्री को ओपन करते हैं। तो मुझे बताइए इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, और यही हुआ, कंपनीज ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया कोविड-19, और उसके बाद तो दुनिया की आंखें खुल गई कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंस हमारी चाइना के ऊपर है, स्पेशली मेडिकल सप्लाईज और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो अब मतलब फोकस कर दिया कि देखो अब हमें अलग रास्ता निकालना पड़ेगा, वी नीड टू एक्चुअली, हमें बदलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट ने स्पेशल रिसर्च पेपर निकाला और कहा वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन्स फॉर आवर सिक्योरिटी पर्पस ओनली। यानी कि अगर सुरक्षा भी अपनी महफूज रखनी है तो हमें चाइना पर डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। कभी ऐसा क्राइसिस आया और चाइना ने टैप को बंद कर दिया, वो प्रोडक्ट्स आप तक नहीं पहुंचाए, तो करोगे क्या, राइट? तो इस वजह से भी अब जब वो अपनी डिपेंडेंस शिफ्ट करेंगे, इंडिया की तरफ देखेंगे, वियतनाम की तरफ देखेंगे, थाईलैंड की तरफ देखेंगे, तो मुझे बताइए जितने कॉन्ट्रैक्ट चाइना को पहले मिलते थे उतने मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। दिस इज अनदर रीजन, डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन। नाउ कंपनीज ट्राइंग टू फाइंड, अब कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं? सबसे पहले तो मार्केट ढूंढ रही हैं, चाइना से अलग मार्केट, चाइना की प्रॉक्सिमिटी में हो लेकिन बड़ी मार्केट हो, साथ में आसपास हो, देखिए टैलेंट हो वहां पर, यानी कि स्किल्ड लेबर हो, प्लस रिस्क कम हो। रिस्क कैसा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आप खुद ही सोचिए, क्या वो सोमालिया, पाकिस्तान या नेपाल या म्यांमार, वहां पर इतना फेवरेबल बिजनेस एटमॉस्फेयर वो देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। तो रिस्क कम होना चाहिए, प्लस टेक हाई होना चाहिए, क्योंकि नाउ वी आर सीइंग एवरीवेयर वी आर ऑब्जर्विंग दिस टेक मैन्युफैक्चरिंग। अब चल क्या रहा है इस क्षेत्र में? अब देखिए यूएस का कहना है कि हमने ट्रेड वॉर किया, वो इसका ये कारण था कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि हमारे यहां जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, ये तो नहीं हो पाया। कारण क्योंकि यूएसए को अपने अंदर देखना चाहिए कि भाई आपके यहाँ लेबर, आपके यहाँ जो वेजेस हैं दे आर हाई इन कंपैरिजन टू साउथ एशियन इकोनॉमीज। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि ऐसा करने से आप चाइना की जॉब्स को यूएस में ले आएंगे? तो जितना भी आप जोड़ लगा ले, लेकिन ये तो होने नहीं वाला। शशांक त्यागी फोलियो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ वियतनाम के बारे में जानते हैं। हमने ये तो बात की कि क्या कारण है जिसकी वजह से चाइना में डिक्लाइन है। वियतनाम फेवरेबल क्यों है? डोय मोए पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की थी जस्ट आफ्टर चाइनीज लिबरलाइजेशन। डोय मोए का मतलब क्या है? उन्होंने भी अपने लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि भाई बिजनेस को क्या चाहिए, आसान शर्तों पर जमीन मिल जाए, दी जाएगी। क्या चाहिए? टैक्स रेट कम हो जाए, दिया जाएगा। और क्या चाहिए? लेबर स्किल्ड हो, एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर खर्च किया। तो ये किया, इसी वजह से देखिए लैंड, लेबर एंड ऑपरेशन आसान हो गया वियतनाम में, और इस वजह से वियतनाम को कहा जा रहा है इट कैन रिप्लेस चाइना। फॉरेन ट्रेड जरा देखिए, कंपैरिजन करते हैं चाइना और वियतनाम का। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 14.4% हमने देखा है ग्रोथ वियतनाम के ट्रेड में। इन द सेम ईयर अगर हम देखते हैं चाइना में तो मात्र 10.7%। तो इनके फॉरेन ट्रेड वियतनाम का बढ़ रहा है, राइट? ट्रेड सरप्लस, अब कहीं आप में से लोग होंगे वियतनाम को हल्के में ले रहे होंगे, राइट? लेकिन अगर वियतनाम का यूएस के साथ ट्रेड देखें ना, वो सरप्लस में है। यानी कि इतना सामान यूएस से वियतनाम में नहीं आता जितना वियतनाम पहुंचा रहा है यूएस में, राइट? और जरा आंकड़े देखिए, 2021 में 81 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड सरप्लस था वियतनाम यूएस का, और 63 बिलियन डॉलर 2020 में था। यानी कि 20 से 21 में इतना बढ़ा। तो लगातार वियतनाम इज इन फेवरेबल पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ट्रेड विद इवन यूएस। तो वियतनाम को आप हल्के में नहीं ले सकते। नाइकी एंड एडिडास नाम तो सुना ही होगा, यूएस ब्रांड्स कहां शिफ्ट हो रही हैं? वियतनाम में शिफ्ट हो रही हैं। अब थाईलैंड बात करें तो थाईलैंड को जानते हैं मेजरली किस वजह से? आप कहेंगे टूरिज्म, नहीं, इसके अलग एस्पेक्ट्स भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखिए तो इट इज एक्चुअली कंपीटिंग विद चाइना इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और कहा जा रहा है हार्ड डिस्क में तो, और जो स्टोरेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें तो थाईलैंड इज फार बेटर। अब जरा कुछ आंकड़े देख लीजिए, कभी भी आपको कोट करना हो तो जरा थाईलैंड का देखिए। फर्स्ट एक्चुअली आसियान टॉप बायोडीजल प्रोड्यूसर, यानी कि पूरे आसियान में नंबर 1 है बायोडीजल में, नंबर 5 है बायोडीजल में वर्ल्ड में, वही थाईलैंड जिसको हल्के में लेते हैं लोग। आसियान टॉप ऑटोमोटिव एक्सपोर्टर है, आसियान का मतलब थाईलैंड फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड है हार्ड डिस्क ड्राइव में, अभी आपको बताया वर्ल्ड में। और 5th है आपके बिगेस्ट मेडिकल टूरिज्म में, तो मेडिकल टूरिज्म मार्केट भी है। एशिया टॉप ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, तो कहने का मतलब है हेल्थ को आप अलग से ध्यान में रखेंगे कि हेल्थ भी है इंपॉर्टेंट वहां पर, मेडिकल टूरिज्म है। बायोप्लास्टिक्स में भी, तो याद करने का तरीका क्या है? बायोडीजल, बायोप्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ,
ये याद रखिएगा कि इसमें थाईलैंड इज अमंग द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू आसियान मार्केट, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ प्लस थाईलैंड को एक और फेवरेबल एक्चुअली पॉइंट मिल गया है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन अफ्रीका एंड यूरोप से हो रहा है थ्रू दिस सबमरीन केबल, यानी कि करीब 200 एक्चुअली जीबीपीएस की स्पीड से एक्चुअली नेट कनेक्टिविटी हो रही है अफ्रीकन एंड यूरोपियन इकोनॉमीज के साथ। तो जाहिर सी बात है इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क इन फेवर। अब इंडिया के फेवर में क्या है, एक तो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, साथ में कहा जा रहा है कि इंडिया बिजनेस रिस्क में काफी कंफर्टेबल है। मींस रिस्क अगर हम रिस्क अगर कंपेयर करें अदर साउथ एशियन इकोनॉमीज से, तो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स आर ट्रस्टिंग इंडिया। इसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन हम दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ आयात करना, निर्यात करना, इसकी पॉलिसीज भी आसान है, प्लस इन्वेस्ट करना भी आसान है। 2030 तक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया जो है सरपास कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा वर्ल्ड का, ऐसा कहा जा रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, पॉइंट इज आपको चाहिए क्या उसके लिए, यू नीड एटमॉस्फेयर इन होम, यू नीड वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आपका कनेक्शन, तो वो इंडिया ऑलरेडी वर्क कर रहा है। जैसे कि हमने हमारे इन्वेस्टमेंट करना आसान किया है, DIPT, एपरल, फूड, दो अलग से ऑप्शंस हैं। मेडिसिन में हमने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, लेकिन वो केवल जेनेरिक में कहा जा रहा है। और वैक्सीन में खैर कोविड-19 में हमने कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन बनाई, लेकिन व्हाट इंडिया नीड्स टू फोकस इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारी नीड है, इसके लिए हम ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गो टुवर्ड्स इट। सेमीकंडक्टर्स, रीजंस व्हाई इंडिया कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब, क्या क्या कारण है। सबसे पहले तो टेक, राइट, टेक IT हम जानते हैं, IT में वी आर, अगर हम टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो IT सेक्टर टॉप मोस्ट पे, लेकिन जब मैं टेक का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मतलब अदर टेक सर्विसेज बियॉन्ड IT। इसके अलावा मार्केट हमारे पास है, राइट, कंज्यूमर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग का पॉसिबिलिटी भी है, स्किल पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोस्ट है, ये एक फेवरेबल ऑप्शन है, यानी कि हमारे यहाँ से लॉजिस्टिक्स आसान है थ्रू आउट, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें। और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफ़ी समय से, मतलब पिछले कुछ समय में काम हुआ है। हायर एजुकेशन पर गवर्नमेंट इज एक्चुअली स्पेंडिंग नाउ। राकेश झुंझुनवाला का कमेंट था कि 2025 एक्चुअली ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट 25 साल में ऐसा हो सकता है कि हम चाइना को रिप्लेस कर दें। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम, ये किस कंपनी ने स्टार्ट किया है, करंट का क्वेश्चन है। आंसर इज इंटेल। नाउ डिस्कस द इकोनॉमिक चेंजेस विजिबल इन एशियन इकोनॉमीज, एग्जामिन द करंट पॉलिसीज एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। तो आई थिंक अब आपको जब कह रहा है कि डिस्कस द इकोनॉमिक चेंजेस विजिबल इन एशियन इकोनॉमीज, तो अब समझ में आया हमने क्यों डिस्कस किया, थाईलैंड के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, वियतनाम के बारे में। तो आप इनको यूज करेंगे, राइट। और साथ में आप श्रीलंका एंड बांग्लादेश पर जो अलग से वीडियो बनाई गई हैं उनको भी कोट कर सकते हैं, और इंडिया की पॉलिसीज एंड प्रोस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।